नमस्कार दोस्तों, स्त्री काल के YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मनोरमा और फिर हम एक समसामयिक विषय पर लाइव चर्चा के साथ हाजिर हैं। बात कर रहे हैं कांग्रेस की, बिहार में कांग्रेस की गतिविधियों की, जो कि पिछले 3 दशक में सबसे ज्यादा अभी सक्रिय तरीके से कांग्रेस काम कर रही है। और चुनावी साल है ये, गठबंधन का हिस्सा, इस महागठबंधन का आरजेडी और वाम दल, तीनों वाम दल, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले जो है, ये तीनों इस गठबंधन का हिस्सा है। और और ये पिछले मतलब 2020 के चुनाव से भी और इस साल भी, मतलब अभी भी फिलहाल गठबंधन कायम है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, गठबंधन में कितना बंधन, यानी कि कुछ तनाव की खबरें, असहज होने की खबरें साथ में चल रही है। कितना सच है, कितना झूठ है। कांग्रेस की कल बैठक हुई दिल्ली में, 4 घंटे तक वो बैठक चली। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही इस बैठक में थे। साथ में बिहार से तमाम जो है नेताओं को, जिलाध्यक्षों को, इन सभी को बुलाया गया था। और यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो राय ली गई बिहार के मसले पर। और इस बैठक का नतीजा ये रहा कि इंडिया ब्लॉक चुनाव साथ मिलकर लड़ेगा, लेकिन सीएम के चेहरे पर जो है कौन सीएम बनेगा ये सामूहिक सहमति से तय होगा। अभी कांग्रेस ने इस पर अपनी कोई राय नहीं दी है। ये कहा गया कि सीएम और सीट, इन दोनों को लेकर कोई ठोस सहमति नहीं है। ये एक रणनीतिक चुप्पी जो है कांग्रेस ने अभी इस पर कायम रखा है। जबकि आरजेडी ने स्पष्ट कर दिया है कि गठबंधन में जो है तेजस्वी यादव ही ड्राइविंग सीट पर होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस, जैसे कन्हैया कुमार की यात्रा चल रही है, पलायन रोको रोजगार दो की यात्रा को मीडिया की खबरों के मुताबिक काफी जो है वो लोग उनको गंभीरता से ले रहे हैं। लोग जुट रहे हैं, गंभीरता से ले रहे हैं, वो तो बात की बात पता चलेगी। महिलाओं का समर्थन भी कन्हैया कुमार को मिल रहा है। और तमाम जो दूसरे नेता हैं पार्टी के, वो भी शिरकत करें। राहुल गांधी के भी आने की संभावना थी, अब अप्रैल में उनके आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग या बिहार के नेता या कांग्रेस, उनकी पार्टी के लोग जब जब उन्हें बुलाएंगे तब तो वो बिहार आएंगे। तो ये रहा। और जो है हम इसी सब पर बात करेंगे कि क्या है ये। एक तो ये जो दोनों स्थितियां दिख रही हैं, इस स्थिति में ये है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच एक खींचतान सी तो दिख रही है। और तो फिर ये सवाल होता है कि महागठबंधन में क्या एक बंधन जो है वाकई मजबूत है, या चुनावी मौसम में ये कमजोर पड़ सकता है आने वाले समय में। जो 70 सीटों का था पिछले चुनाव का तालमेल 2020 का, कांग्रेस उस पर रहना चाहती है। और क्या वो कायम रहेगा, या उसको लेकर के अगर आरजेडी किसी तरह का या वाम दल जो है अपना स्टेक बढ़ाने की बात करते हैं, तो कितने सहजता से ये सब कुछ डील हो पाएगा। और इंडिया ब्लॉक जो है वो बिहार में एक मजबूत प्रतिपक्ष या प्रतिरोध के तौर या चुनौती के तौर पर बिहार में अपना चुनौती पेश कर पाएगा। तो आज इसी पर बात करते हैं हम लोग। हमारे साथ मेहमानों को जोड़ते हैं आज की चर्चा में। अ, हमारे साथ संजीव चंदन है, हेमंत कुमार हैं और विनय ठाकुर भी जुड़ेंगे। स्क्रीन पर आप लोग को ले आते हैं। हमारे साथ हेमंत कुमार जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार बिहार से, राजनीतिक टिप्पणीकार और विश्लेषक, साथ में संजीव चंदन, श्रीकाल के संपादक। तो आज की ओपनिंग टिप्पणी संजीव जी आपसे ही लेते हैं। महागठबंधन में कितना बंधन है और ये तमाम तरह की चीजें, कई सारी गतिविधियां एक साथ चल रही हैं। और ऊपरी तौर पे ठीक दिख रहा है गठबंधन के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर बहुत सारी बातें हैं। ये कहा जा रहा है कि जो अखिलेश सिंह है वो तेजस्वी के फेवर में है, कृष्णा अलावरू है, उनको उनको समस्या है तेजस्वी के सीएम के फेस होने पर। ऐसी कई सारी बातें अंदर से आ रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ये अलायंस जो है किस तरह से, इसकी राजनीति किस करवट बैठेगी? सब स्मूथ चलेगा या फिर अलग भी हो सकता है? जी, मनोरमा,
देखिए, 2-3 कल से जो बैठक के बाद के जो बयान सामने आए हैं और जो हम लोगों को बैठक की खबरें मिल रही हैं, उसके हवाले से बहुत कुछ ठीक नहीं है, ये एक संकेत मिल रहा है। और जो एक्टिविटीज आज पटना में हुई हैं उसके हिसाब से भी कही जा सकती है। कल की बैठक बहुत इसलिए बुलाई गई थी, राहुल जी के सामने कांग्रेस के नेताओं ने बात रखी कि आरजेडी उनको सम्मान नहीं देती। एक बात थी, कुछ मोटा मोटी कुछ बिंदु को हम लोग देख लें तो शायद उसके बाद एक तरफ पहुंचेंगे कि कांग्रेस क्या करने जा रही है और कितनी मुश्किलें तेजस्वी यादव की राह में पैदा होने वाली है। तो एक तो ये कि ये उनके सामने रखा गया, महागठबंधन हो कि ना हो, इसमें कल की बैठक में अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय थी आरजेडी के साथ। उसमें एक जो शिकायत वाली बात थी वो ये थी। दूसरी बात देखिए कि बाहर आने के बाद जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू और जो आज राजेश राम जो बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन में ही लड़ेंगे। और उसके बाद सीएम चेहरे पे कहा कि वो तो इंडिया गठबंधन तय करेगा, जबकि लालू प्रसाद जी बार बार कह रहे हैं कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को नहीं रोक सकता है सीएम होने से। यानी आरजेडी ने घोषित कर रखा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम अभी इंडिया गठबंधन के बैनर तले बात करेंगे। जरा इसको देखिए। और उस बैठक में अखिलेश सिंह जी का स्वर भी अंततः जो पार्टी का जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो खड़गे साहब कह रहे हैं, उसके अनुरूप ही था कि महागठबंधन के साथ ही लड़ा जाएगा। और नेचुरल है, वो अखिलेश सिंह की राय भी है। अखिलेश सिंह ने बयान दे दिया कि तेजस्वी यादव ही होंगे, और कौन होगा। अब आप देखिए दो धारा, उन दो धाराओं में जो अल्लावरू जिनको प्रभारी बनाकर भेजा गया, पता नहीं पार्टी नेतृत्व कंफ्यूजन में है या पार्टी नेतृत्व कंफ्यूजन पैदा करना चाहता है। अब जरा ये कृष्णा अल्लावरू जी के बारे में देखिए, हम पहले दिन से उनके बायोडेटा पर बात कर रहे हैं। आज कृष्णा अल्लावरू ने किया क्या ये भी जानिए। वो आए, उनके साथ राजेश राम आए, यहाँ पटना आए, और पटना में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है वक्फ बोर्ड का को लेकर के। वहां तमाम नेता पहुंचे, बड़े नेता पहुंच रहे हैं। सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद जी आरजेडी के पहुंचे, लेकिन कांग्रेस से कोई पहुंच पाया तो उनकी एक विधायक पहुंच पाई, प्रतिमा दास। और कृष्णा अल्लावरू आते ही सबसे पहले मौर्या होटल में, जो अनुसूचित जाति का एक बैठक है उनके सेल का, वो उसमें उसको अटेंड करने चले गए। और जब तक कि बाहर आकर के गर्दनीबाग पहुंचते तब तक नेचुरल है, इफ्तार का समय था, वो निकल गए। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम डे वन से बता रहे हैं कि यूथ कांग्रेस के प्रभारी के रूप में कृष्णा अल्लावरू डैम फेलियर थे, बड़े फेलियर रहे। वजह साफ है कि आपने किया क्या, यूथ कांग्रेस ने किन मुद्दों पे राहुल जी के साथ ताल में ताल मिलाया। और मजेदार बात यह है मनोरमा कि एनजीओ शैली में काम करने के कारण ही आपका चुनाव मौर्या होटल में जाना हुआ। राजेश राम जी खुद अनुसूचित जाति के प्रभारी रहते हुए और उसके अध्यक्ष रहते हुए बिहार में बहुत उनके मूवमेंट्स नहीं दिखा। कांग्रेस के भीतर के लोगों से आप कभी बात करके देखिए, ऐसे भी जानकारी जो लोग रखते हैं, मूवमेंट नहीं रहे। अब इसी तरह का ये कृष्णा अल्लावरू एक होस्टाइल नेचर लेकर के बिहार में आए हुए। और मजेदार है कि इनको पेमेंट है, कांग्रेस में कुछ लोगों को पेमेंट दिया जाता है, ये कम मजेदार नहीं है। आप होल टाइमर लोगों को पेमेंट करें, वो कांग्रेस पार्टियों का अलग है, बड़ा हाईली पेड लोग हैं ये। लगभग कृष्णा अल्लावरू को अभी मिल रहा है या नहीं प्रभारी के तौर पे या क्या, लेकिन यूथ कांग्रेस के प्रभारी के तौर पे मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए पेमेंट मिल रहा है। इसके पहले एनएसयूआई के प्रभारी को भी 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए 60,000 रुपए मिल रहे थे, 70,000। अभी वाले एनएसयूआई प्रभारी यानी कन्हैया कुमार को मिलता है कि नहीं पता नहीं, वो तो यात्रा पे है फिलहाल, वो पता करिए। और लेकिन वो मुझे जो और सोर्सेज से वो नहीं कंफर्म हो पाया। तो इस तरह से आप एनजीओ पैटर्न पे विकसित लोग और यहां आकर के सीधे हॉस्टिलिटी में, खबरें तो और भी हैं, बहुत विकराल खबरें हैं जो लालू प्रसाद जी और आरजेडी परिवार को लेकर के एक कांग्रेस के भीतर एक वर्ग, एक समूह है, और एक दूसरा समूह था अखिलेश जी का जो पूरी तरह सरेंडर्ड समूह था। तो इसमें अब क्या होने वाला है, सबसे पहले मुझे लगता है कि एक अच्छी बात हुई कल बैठक में
कि इस बात को शीर्ष नेतृत्व ने समझा कि बिना आरजेडी के बिहार में चुनाव में उतरना प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन साथ साथ जो दूसरी चीज घटी वो ये कि अखिलेश सिंह ने अलग बोल रहे हैं, कृष्णा अल्लाबरू अलग बोल रहे हैं, और पप्पू यादव तो खूब ही बोल रहे हैं। पप्पू यादव को हालांकि कल बुलाया नहीं गया था, लेकिन पप्पू यादव लगातार तेजस्वी यादव पे प्रहार कर रहे हैं। और वो कहते हैं, वो तो यहां तक कह रहे हैं, उनका एक इंटरव्यू सुन रहा था मैं टीवी चैनल के लिए, कि कांग्रेस यदि अकेले लड़ेगी तो 19 से सीटें 38-40 कर लेगी। मनोरमा फिर हेमंत जी से बात करिए फिर बात। आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं मिलेगी? नहीं, अभी अब आ रही, अब आ रही जी। मैंने जितनी बातें कही वो तो सुनी ना आप? हाँ, नहीं, अभी अभी पीछे का कुछ देर। जी जी जी। नहीं, आपकी पूरी आवाज मैंने सुनी, कोई कहीं कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, तो फिर मेरे तक नहीं पहुंची, फिर मेरे यहाँ कोई इशू होगा। ठीक है जी। हाँ, तो हेमंत सर, आपके पास आप टिप्पणी के लिए आते हैं। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं, तब जबकि कई सारे इश्यूज पे, अब इफ्तार में ही देख लीजिए, एक जो है खींचतान, कल की मीटिंग के बाद भी ये स्पष्ट हुआ, कल की बैठक का जो नतीजा रहा जो दिल्ली में हुई थी। और उसके अलावा जो इफ्तार पार्टी भी लालू प्रसाद यादव ने दी, एक तो राजेश राम जो है वो मिले भी नहीं है अभी तक उनसे, तो एक जो तालमेल होता है वो उसके लिए भी लगातार मतलब ये बात हो रही है कि मतलब इसको एक उसके तौर पे लिया जा रहा है, जेस्चर के तौर पे लिया जा रहा है, जो जिसका कि पालन अभी तक नहीं हुआ है। और एक कल के इफ्तार में भी था कि लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी में भी कृष्णा अल्लावरू वहीं होटल में थे, लेकिन वो फिर बाद में शाम की फ्लाइट से वो दिल्ली निकल गए, लेकिन वो इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं हुए। तो और कांग्रेस की तरफ से कोई भी नहीं शामिल हुआ उसमें, जहां तक हमें जानकारी है। तो इन सब ये भी तो एक तरह से दिखा रहा है कि सब कुछ बहुत हार्मनी में नहीं है, बहुत जो है वो, या एक जो औपचारिक भी उसको कहते हैं उसमें निभाने का जो होता है, मिलना जुलना और इस तरह का, उसमें नहीं है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ खींचतान है सीटों को लेकर, सीएम स्पेस को लेकर, या कांग्रेस जो है एक बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है बिहार में, अपने एक अलग अपने बलबूते पे। तो इन सब को लेकर आरजेडी को जो असहजता हो रही है, उसका भी एक तरह से ये जमा करने का क्या फायदा है? जी जी, धन्यवाद। कांग्रेस का जो पूरा रवैया है उसके पीछे मैं थोड़ी पृष्ठभूमि उसकी समझना और समझाना चाहता हूँ कि अभी देखिए पूरा जो इंडिया ब्लॉक है वो एकजुटता दिखाने में पूरी तरह विफल रह रहा है। लोकसभा की बैठकें चल रही है, उसमें कोई फ्लोर मैनेजमेंट नहीं है, कोई इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग नहीं हुई। इवन कि इंडिया ब्लॉक छोड़ दीजिए, कोई ढीला ढाला ढांचा भी सामने रख करके कि विपक्ष के लोगों की बैठक हो, ये भी नहीं हुआ। अभी आज की खबर है कि राहुल गांधी को बोलने से स्पीकर ने रोक दिया। राहुल गांधी बोलने के लिए खड़ा हुए, उनको रोक दिया गया और सदन स्थगित कर दी गई। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन ऐसे ही सिचुएशन में आप देखिए कि जहां एकजुटता दिखाने की जरूरत थी ऊपर से लेकर के नीचे तक, तो चर्चा क्या हो रही है? चर्चा हो रहा है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी में सब कुछ सहज नहीं है। तेजस्वी यादव को लेकर के चर्चा हो रही है, कन्हैया कुमार को लेकर चर्चा हो रही है, अल्लावरू को लेकर चर्चा हो रही है, अखिलेश सिंह को लेकर चर्चा हो रही है। तो चर्चा जिन मुद्दों पर होनी चाहिए, बीजेपी से आप लड़ने चले हैं, बीजेपी से मुकाबला है, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने की बात आप बिहार से कर रहे हैं, लेकिन एकजुटता का जो पहलू है वो दिखाई नहीं दे रहा है। इवन कि बिहार विधानसभा में भी, लोकसभा को छोड़ दीजिए, बिहार विधानसभा में भी एकजुट विपक्ष किसी एक मुद्दे पर वो एक बिल्कुल दिन प्रतिदिन के कार्यक्रम में ऐसा स्वाभाविक तौर पर हो जाता है कि लोग कुछ मुद्दों पर लोग एक साथ आकर के बाहर खड़े हो जाते हैं, नारेबाजी करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई बैठक क्या बिहार में महागठबंधन के विधायकों की कोई बैठक हुई? आपने सुना है?
इस विधानसभा सत्र से पहले या विधानसभा सत्र के दौरान कोई बैठक नहीं हुई। तो यह जो मैं कहूँ कि उसको कि एकता में अनेकता जो दिखाई दे रही है, उसका क्या असर होने वाला है? उसका असर तो यही होने वाला है कि सब लोग अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं और लेकिन कह रहे हैं कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं। तो इस ऐसे अवसर पर जो मुझे लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व को, इवन की बिहार में आरजेडी नेतृत्व को, लालू प्रसाद को, तेजस्वी यादव को, इन लोगों को इस पूरे इसमें कोई पहलकदमी लेकर के आप एक परसेप्शन के लेवल पर भी कोई एकजुटता दिखाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? और मीडिया में तो मुझे लगता है कि तिल का तार बनाने का जो मुहावरा है वो उसको बिल्कुल 100% साबित किया जा रहा है। एक छटाक भर की कोई बात होती है, उसको पसेरी भर का बना दिया जाता है। तो ये इसलिए चल रहा है कि आप अपनी ओर से उस तरह का कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई कुछ करता हुआ नहीं दिख रहे हैं। अब लेकिन जो तेजस्वी यादव को लेकर के जो कांग्रेस के लोगों का अलग अलग सुर दिखाई दे रहा है, अलग अलग बयान दे रहे हैं। आज तो जो कांग्रेस के विधायक भागलपुर से हैं, अजीत शर्मा, और एक मुन्ना तिवारी हैं उधर बक्सर तरफ से शायद विधायक हैं, वो दोनों आपस में इस बात पर, ये अजीत शर्मा बोल रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे कि उनसे सवाल पूछा जा रहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो इस पर वो कह रहे थे कि ये नेतृत्व तय करेगा। इसी बीच में मुन्ना तिवारी आया, उन्होंने कहा कि सब तय हो गया है, तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। अब लीजिए, ये दो विधायक कांग्रेस के विधानसभा कैंपस में खड़े होकर के एक माइक पर दो तरह की बात कर रहे हैं, एक ही माइक पर। अब समझ लीजिए कि ये स्थिति कैसी है। अखिलेश सिंह जो कह रहे हैं, अल्लाह वरू जो कह रहे हैं, राजेश राम जो नए अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं, उनकी बातों में डिफरेंसेस साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक बात और जो शायद जिस पर आप लोगों ने गौर नहीं किया होगा, कल अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मैंने इनको राजेश राम को बोलते हुए सुना, अध्यक्ष बनने के बाद। उसके पहले मैंने एक बार सुना था और मैंने पहले भी कहा था कि मुझे वो बहुत अच्छे वक्ता नजर नहीं आते हैं। और कल मैंने उनको बोलते हुए जब सुना तो मुझे लग रहा था कि जैसे किसी वो दबाव में है, किसी बोझ से दबे हुए दिखाई दे रहे थे, वो खुल करके बोल नहीं पा रहे थे और बहुत ही उनका जो स्वर था वो मुखर नहीं था। तो एक तो ये है कि चलिए अभी नए नए अध्यक्ष बने हैं, लेकिन उनको इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो अपेक्षा है उनसे, और जो पार्टी की जो अपेक्षा है और उनसे जो बाकी लोगों की जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा को पूरा करने के लिए आपको प्रेजेंटेबल होना पड़ेगा, आपको दिखाई देना पड़ेगा और आपको अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी भी सामने रखनी पड़ेगी। कल उनसे जब सवाल पूछा जा रहा था तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सर से पूछ लीजिए। सर बगल में कौन थे? तो अल्लाह वरू जी थे। तो ये सर और मैडम वाला रिश्ता तो पार्टियों में नहीं मुझे चलता है, ये यहाँ दोस्ताना रिश्ता होता है और वो सभी पार्टियों में ये है। कहीं किसी को कॉमरेड कहते हैं, कभी कभी किसी को साथी कहते हैं, लेकिन एक रिश्ता जो होता है उसमें लगता है कि एक इक्वल फुट पर खड़े होकर के बातचीत करता हुआ दिखना चाहिए। तो एक चीज तो ये दिखाई दे रहा है। तो मैं कई डायमेंशन से इसको देख रहा हूँ। एक तो विपक्ष की एकजुटता का भी सवाल, और उस एकजुटता से उपजते इन तमाम पूरक जो सवाल हैं वो है, जैसे कि अब तेजस्वी को लेकर के जो सवाल उठने लगा है, नेतृत्व में आपस में एक दूसरे एक ही तरह से एक ही बात को लेकर के दो तरह की बातें की जा रही है नेतृत्व की ओर से। लेकिन इसमें एक और बात मुझे लग रहा है कि शायद वो कितना सही है कि कांग्रेस नेतृत्व को लग रहा है कि कन्हैया से जो उनकी अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को देखते हुए कि अगर कन्हैया कुमार के बारे में ये परसेप्शन बने रहना दिया जाए कि उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है, वो बड़ा चेहरा कुछ बनने वाले हैं, तो इस 2 लाइन थ्योरी चलाई जाए। 2 लाइन थ्योरी में मतलब कि तेजस्वी यादव के पक्ष में भी कांग्रेस है और कन्हैया कुमार भी एक बड़ा चेहरा के रूप में उभर रहे हैं, तो उसको भी अंडरलाइन किया जाए, उस पर कुछ बहुत ज्यादा बात नहीं की जाए
लेकिन उसको अंडरमाइन नहीं किया जाए, उसको अंडरलाइन किया जाए, उसको रेखांकित किया जाए, उसको चिन्हित किया जाए। तो ये मुझे लगता है कि एक 2 लाइन थ्योरी पॉलिटिक्स में चलती है, और उस 2 लाइन थ्योरी को भी लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस नेतृत्व आजमा रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता कि बहुत मत भिन्नता होती तो किसी न किसी लेवल पर कोई बात आती कि चाहे वो कृष्णा लवरू करते कि ये इस पर 1 लाइन एक डायरेक्शन जारी होता है कि इस पर अभी कोई बात नहीं करेगा, लेकिन इस पर बात हो रही है, अलग अलग ढंग से बात हो रही है। तो ये जो खतरा है ये साफ साफ दिखाता है कि ऐसे वक्त में, जबकि यह राज्य 6-7 महीने के बाद चुनाव का सामना करने जा रहा है और आप बीजेपी से मुकाबले की बात कर रहे हैं, पूरा नैरेटिव आपका बीजेपी के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, नीतीश कुमार के खिलाफ खड़ा होना चाहिए था। ऐसे में नैरेटिव अब तेजस्वी यादव बनेंगे कि नहीं बनेंगे, चुनाव के बाद बनेंगे कि चुनाव के पहले बनेंगे, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। ये तमाम बातें हो रही है। तो कांग्रेस में एक बदलाव क्या इन्हीं चीजों को सॉल्व करने के लिए है, या बदलाव आपके कहा जा रहा है कि कांग्रेस को मजबूत करना है? तो इन सवालों से कांग्रेस मजबूत होगी कि कांग्रेस को मजबूत करने के लिए संगठन को मजबूत करना पड़ेगा, नेतृत्व को वाइब्रेंट बनाना पड़ेगा, नेतृत्व का चेहरा बदलना पड़ेगा, आपको पॉलिटिकल प्रोग्राम लेकर के जाना पड़ेगा, और आपको आपका जो पॉलिटिकल एनिमी है उसके खिलाफ आप कोई सशक्त आंदोलन खड़ा करें, सशक्त नैरेटिव बनाएं। इस दिशा में आप जाएंगे, क्या करेंगे आप? सवाल तो खड़ा होता है यहाँ। तो ये साफ साफ मुझे दिखाई देता है कि ये क्या 2 लाइन थ्योरी है पार्टी के भीतर में इसको लेकर के, या ये पार्टी को ये लग ही नहीं रहा है कि हमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम हमारी एकजुटता सामने आए। मैंने लोकसभा और विधानसभा दोनों लेवल पर बताया कि दोनों जगह इंडिया ब्लॉक का की एकजुटता कहीं नहीं दिख रही है, और घटनाएं बहुत हो रही है। जैसे मैंने राहुल गांधी वाला प्रकरण बताया आपको कि राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया गया, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और वो ऐसा ही लोकसभा की स्थिति और राज्यसभा की स्थिति ऐसी हो गई है जैसे किसी जमींदार की सभा में अगर कोई हाशिए के समाज का आदमी, दलित पिछड़ा अगर पहुंच जाता था, अगर वह कुछ बोलता था तो कहा जाता था आप चुप रहिए, अभी ये आपके बोलने की चीज नहीं है। इसमें इस टाइप वो लग रहा है कि कोई ये द्विजों की सभा चल रही है जिसमें कोई गैर द्विज पहुंच गया हुआ है, उसको डांट डपट करके। यहाँ नंदकिशोर यादव का रवैया वही है, वहाँ स्पीकर जो ये बिरला साहब है उनका रवैया वही है, उससे सभापति महोदय धनखड़ साहब का रवैया वही है, वही रवैया हरिवंश जी का है। तो ये सारा देख रहे हैं आप, ये इतना अलार्मिंग सिचुएशन है, फिर भी आप कुछ अपनी एकजुटता दिखाने के बदले में एक नया राग छिड़ गया है कि तेजस्वी यादव चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, चुनाव से पहले बनेंगे, कौन तय करेगा? केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, बिहार तय करेगा, ये डिस्कोर्स चल रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक विपक्ष की एकजुटता के लिहाज से खतरनाक है। जी, हमें डॉक्टर सूरज यादव मंडल जी ने ज्वाइन कर लिया है, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सूरज जी। और हम लोग आज महागठबंधन में कितना बंधन है इस पर बात कर रहे हैं, जो अभी खास तौर पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच जो समीकरण बिहार की राजनीति में बन रहे हैं उसी पर। एक तरफ देखिए कांग्रेस ये भी कहती कि बीजेपी हमारा दुश्मन है या बीजेपी को चुनौती देनी है बिहार में, तो इसका मतलब है कि वो साझी चुनौती की बात करें। लेकिन उसके साथ साथ जो इस तरह की कंफ्यूजन आ रहे हैं तो और दूसरी तरफ से पार्टी को सक्रिय करने का भी जो ये समय है, मतलब बहुत ज्यादा सक्रियता के साथ जो है लगे हुए हैं, तो ये तमाम चीजें एक साथ विरोधाभासी नहीं लग रही है? ये भी बात भी कहा जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई पार्टी अपनी राजनीति नहीं कर सकता है। गठबंधन की राजनीति में तमाम इस तरह के जो है जो वो होता है एग्रीमेंट होता है, उसके पहले इस तरह के टेंशन्स होते हैं। ये बहुत स्वाभाविक सी बात है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, ठीक है, मतलब कितनी स्वाभाविक बात है, खास तौर पर तब जबकि पहले से आपको पता है कि बिहार में आपको चुनौती पेश करनी है भाजपा को, और वो साझा चुनौती ही होगी। तो ऐसे में जो कांग्रेस की अति सक्रियता वो एक गठबंधन के लिहाज से एक तलवार लटकाने जैसा नहीं है, और संभावनाओं को थोड़ा जो है वो भाजपा के पाले में करने जैसा। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। देखिए, ये चुनाव जो बिहार का है
वो सामान्य चुनाव नहीं। इसमें परिस्थिति डू और डाई का है। डू और डाई मतलब संविधान के बने रहने का या बचे रहने का है, और इसमें तमाम जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनका योगदान, सकारात्मक योगदान बहुत ही आवश्यक। कांग्रेस पार्टी भी इस दिशा में प्रयास करे और कर भी रही है। एक दो चीज कांग्रेस ने को समझ में आई है, जो हम लोगों की भी एक विचार था कि आपको आपके जो पुराने वोट बैंक तो बचे नहीं, तो आपका जो एक बेसिक वोट बैंक नहीं है, तो आपको एक नर्चर करना पड़ेगा स्टेट में एक बेसिक वोट बैंक, जिसके आधार पर पार्टी आगे चलेगी। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत होती है या मजबूती से लड़ती है या उसके कैंडिडेट्स अच्छे होते हैं, वो चुनाव जीतते हैं, तो इससे मैं नहीं समझता हूं कि गठबंधन पर कोई असर होने वाला है। ये एक सामान्य सी बात सभी राजनीतिज्ञों को बिहार में और खास तौर से इंडिया अलायंस के लोगों को समझना होगा कि ये चुनाव में वो कैसे बीजेपी को पराजित करें। बीजेपी जो है वो सामान्य रूप से चुनाव नहीं लड़ रही। उन्होंने तमाम संस्थाओं को अगवा कर लिया है। जो जनतांत्रिक मूल्य है उनसे कुछ लेना देना उनका नहीं है। वो अपार संपत्ति इकट्ठा कर लिए हैं, जिसका बेजा इस्तेमाल चुनाव में किया जाएगा, हर तरह से किया जाएगा। और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए वो पहले से 3 बाबाओं को बिहार में भेज चुके हैं। एक आरएसएस के मोहन भागवत, एक वो श्री 420 कह रहे हैं वो रविशंकर, और 420 नहीं, वो नहीं मैंने वो आ गया, वो सिनेमा का नाम था, इसलिए वो रविशंकर को हम लोग क्या जानेंगे। और तीसरी वो बागेश्वर बाबा जो है। तो इन लोगों को का एक काट क्या है, रणनीतिक रूप से क्या है आपके पास, और चुनावी प्रक्रिया में किस। देखिए, इस चुनाव में सामान्य वोट से जीतने से कोई भी गठबंधन की जो कैंडिडेट से नहीं जीत पाएंगे। उनको एक इस प्रकार का नैरेटिव तैयार करना होगा जिससे उनको वोट की संख्या बढ़े। देखिए, 3 जो बड़े राज्य हैं जहां बहुत ही बड़े एक लीड के साथ जो विपक्ष की पार्टियां आगे थी, उदाहरण के लिए तमिलनाडु में डीएमके एंड अलायंस, उदाहरण के लिए बंगाल में टीएमसी, उदाहरण के लिए पंजाब में बीजेपी के विरुद्ध इतना अधिक वातावरण था, वहीं जो है विपक्ष के लोग साधारण रूप से जीत पाए आराम से। बाकी जहां वो दावा कर रहे थे, जैसे कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 74 दावा कर रही थी, तो उनका क्या हश्र हुआ हम लोग देख चुके हैं। और महाराष्ट्र की तो बात ही नहीं की जाए, बेचारे कुणाल कामरा बात किए हैं तो वो FIR उन्हीं पे हो गया है, जो उनके स्टूडियो को तोड़ने वाले और गद्दार कौन है वहाँ, उसको इतना कस के लगा कि वो अपने तथाकथित शिव सैनिक को भेज दिया। लेकिन वही व्यक्ति जो कभी सीएम था, वो डिप्टी सीएम जब बनाए गए तो अपने सैनिकों को भेजने के बजाय वो पैर पे गिरे हुए थे भाजपा नेताओं के, संघी नेताओं के। तो इस चुनाव में बिहार में कांग्रेस पार्टी के पास बड़ी चुनौती है। कुछ सलाह जो हम लोग दे सकते हैं, और मैंने तो दिया भी है, हम लोगों की बातचीत भी बड़े शीर्ष के नेताओं से हुई है। देखिए, राजेश जी चुनाव अगर अध्यक्ष बने हैं तो उससे एक वातावरण तैयार हुआ है कि आप एक विचार के लोगों को जो जिनसे उम्मीद कर सकते हैं आप वोट प्राप्त करना, उनको आगे ला रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक अध्यक्ष लाने से ये बात नहीं बनेगी। सभी ऐसे कम्युनिटीज, जनता दल यूनाइटेड जो है वो मैं समझता हूँ हाशिए पर रहे हैं, और उनके जो समर्थक जो कम्युनिटीज हैं, ईबीसी जिसको कह सकते हैं, उन कम्युनिटीज के कौन नेता आपके पास है? आपके जो फ्रंट लाइन नेतृत्व में जिन बैकवर्ड क्लासेस या ईबीसी को आप जिनके वोट प्राप्त करना चाहते हैं, उनके वोट कहाँ है? मूल रूप से 2 गोल है कांग्रेस पार्टी के सामने। एक तो है कि पार्टी को खड़ा करना और साथ ही गठबंधन को जिताना। पार्टी को खड़ा करने के लिए इलेक्शन एक टूल हो सकता है, इलेक्शन एंड नहीं है, इट कैन जस्ट बी अ मीन्स। तो इलेक्शन में आप कैसे कैंडिडेट्स को लाएंगे
किस प्रकार से उन लोगों का चयन होगा। और मैं जो मुझे सूचना है, जो अभी 31 तारीख तक लगभग 15 जिलाध्यक्ष कांग्रेस के रिप्लेस किए जाएंगे, यानी कि उन लोगों को बनाया जाएगा जो बैकवर्ड क्लासेस और ईबीसी से। और ये लगभग है कि जो उनके संख्या अनुसार ये लोग टिकट देंगे। लेकिन प्रश्न उठता है कि किन जगहों पर आपकी दावेदारी रहेगी। मुझ जैसे लोग से अगर पूछा जाए तो मैं समझता हूं कि हम लोग सलाह देंगे कि अगर कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना है तो प्रत्येक लोकसभा में एक सीट आप मांगिए, और ऐसे सीट मांगिए जहां आप जीतने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए संख्या पर मत जाइए। 75 सीट लड़ा लिए और आपका स्ट्राइक रेट इतना खराब रहा कि 19 आप जीतेंगे, तो उससे बात नहीं बनने वाली। आप 40 लड़ाइए, 45 लड़ाइए, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट जो है एटलीस्ट मोर देन 50% या 60% तक जाए। और इस चुनाव में जो परिस्थिति है उसमें वो प्राप्त करना कितना मुश्किल है ये हम लोग समझ पा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो है वो अपने रणनीति को उतना उजागर की नहीं है। जहां तक तैयारी है जमीनी स्तर पर, जो सूचना मुझे है और जिन लोगों से मैं मुलाकात किया हूँ, मुझे पता है कि वो तैयारी नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को एक और उनके जो अब गठबंधन पार्टनर है जनता दल यूनाइटेड को एक बड़ी चुनौती दे पाए। और अकेले तेजस्वी जी से होगा नहीं। तेजस्वी जी को समझना होगा कि चुनाव एक सिंगल हैंडेड अपना एक पोर्ट्रेयल ऑफ लीडरशिप का मामला नहीं है, एक टीम वर्क है। टीम वर्क जो है वो नीचे से ऊपर तक झलकना चाहिए। और इस टीम वर्क में जो आपके गठबंधन के साथी हैं, इनसे आप कितनी बातचीत और किस प्रकार से बातचीत करते हैं। जहाँ तक मुझे सूचना है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सीटों की का जो एक सूची तैयार कर ली है। जनता दल यूनाइटेड से उनकी बातचीत भी हो गई, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन के लोगों की आपस में बातचीत हुई है? जहाँ तक मुझे पता है नहीं हुई। तो इस हालात में बिहार में एक जो जमीनी स्तर पर राजनीति है और जब बदली हुई परिस्थिति है, अभी किसी ने टिप्पणी की कि जो राजेश जी अध्यक्ष जी हैं उन्होंने कहा 90 के पहले का बिहार बनाना है। उससे क्या मतलब हुआ? 90 के पहले का बिहार जो है, राष्ट्रीय जनता दल तो कहती है कि 90 के बाद लालू जी ने पिछड़े वर्ग को सम्मान दिया, पिछड़े वर्ग के लोगों को बोलने का साहस, उनको एक समानता का एक एहसास राजनीति से लेकर सामान्य जनजीवन में लालू जी के जो पहला जो उनका टेन्योर था उसके बाद ही प्राप्त हुआ। तो आप विपरीत दिशा में बात करेंगे तो ये गठबंधन के लिए सही बात नहीं होगी। जहाँ तक प्रश्न है अभी भारत के सामने जो बड़ी चुनौती है वो रोजगार के प्रश्न पर है, किसानों के प्रश्न पर है। हम लोग में से कितने लोग जानते हैं कि जिस बात पर किसान आंदोलन हुआ, जो लड़ाई पंजाब और हरियाणा के किसान मूल रूप से लड़े, वो नीतीश जी करीब 8 साल पहले ही वो सरेंडर कर चुके हैं। कटिहार में जो साइलो बना है अडानी का, जो तमाम जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जमीन को उनको औने पौने भाव में, भाव क्या पैसा भी दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे, लेकिन उनको 17 एकड़ कटिहार में मिल गया है। पूरे के पूरे जो किसानों की जो बिक्री होती है फसल की, उसका जो सही मूल्य है बिहार में क्या मिलता है किसानों को? और क्या बिहार के किसान इसके लिए लड़ने के लिए तैयार भी हैं? वो जातियों में बटे हैं तो जातियों में ही उनका निपटारा हो जाता है। बल्कि किसान आंदोलन के समय बिहार के किसानों का मतलब ज्यादातर का बहुसंख्य का ये रुख था कि मतलब पंजाब के किसान अलग हैं और बिहार के किसानों की समस्याएं अलग। नहीं, अलग क्या है? अभी देखिए फूड ग्रेन में अभी मैं आपको बता दूं कि बिहार सबसे अग्रणी राज्य बन चुका है मेज प्रोडक्शन, मक्का के उत्पादन में। और जो उस का जो व्यापार हो रहा है या जो उसको विदेशों में भेजा जा रहा है, उसमें बिहार सबसे अग्रणी राज्य है। लेकिन क्या उसका मूल्य बिहार में ही लोगों को प्राप्त है, या उसका जो फसल जब किसी पे वो सरकार की 2-4 योजनाएं हैं, वो योजनाओं को कितना अधिक अमल में लाया जाता है, उसके कितने अधिक पैसे गबन कर लिए जाते हैं, ये तो सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार जो है भ्रष्टाचार का इतना बड़ा केंद्र बन चुका है कि जहां पर आप अगर केस करने जाएं
तो पुलिस आपसे पैसे लेगी, अगर आप केस को आप पर हो गया तो लेगी, और दोनों पार्टी से उसका नीलामी होता है पैसे का। जो थाना जो या आईओ होता है वो बैठ के नीलामी करता है दोनों पक्षों का, जिसका पलड़ा भारी होता है उसका केस बना रहता है, नहीं तो आप सही हो या गलत कुछ नहीं। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से कानून और व्यवस्था की स्थिति बन गई है, किसी को कहीं भी गोली मारी जा सकती है। तो बिहार के लोग त्रसित हैं, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन एक सकारात्मक और सही विकल्प बिहार के लोगों को प्रस्तुत करने में सक्षम हो पा रहा है? इस पर बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, और इस प्रश्न चिन्ह को दूर करने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन की पार्टियों को है। उनको सामान्य रूप से लेकर जमीनी स्तर तक और अपने नीतिगत स्तर तक सभी जगह उनको एक बेहतर तालमेल करना पड़ेगा। जो मुझे जो सूचना है वो है कि कृष्णा वरुण लगातार पटना में बने हुए हैं, लेकिन जैसा हम सब जानते हैं वो कर्नाटक के हैं, और जो बिहार में एक चाहिए था, बेहतर होता कि एक अधिक जो एक्सपीरियंस्ड नेता प्रभारी होते। फिर भी अन्य लोग हैं जो बिहार के अच्छे नेताओं में गिने जा सकते हैं। शकील अहमद साहब हैं जो विधानमंडल में हैं, नेता हैं, और भी जो लोग हैं वहाँ। तो इन लोगों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, और राजेश जी के आगे इर्द गिर्द फाइल उठाने वाले बन गए हैं। कौन कौन है उसका नाम भी मैं जानता हूँ, आप लोग भी जानते होंगे, हेमंत जी तो बेहतर जानते हो। तो वो फाइल लेके इधर उधर चलने वाले लोग आपको एहसास दिलाते हैं कि आप राजा बन गए। जैसे राजा बने तो उधर आपकी जो रणनीति है और लोगों के समक्ष जाने का जो एक प्रयास है, एटीट्यूड है, उस सब में एक डेंट लग जाता है। वो आप सही ढंग से नहीं राजनीति हो पाती है। तो बिहार में इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी जी को आगे बढ़ना होगा, तब जाके एक बेहतर विकल्प और भारतीय जनता पार्टी के जो आगे उनके जो एक तरह से गेम प्लान है, ये तय है कि उनका गेम प्लान है कि सिंगल हैंडेडली वो बिहार में बनाना चाहते हैं, अपना शासन लाना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री के तौर पर विजय कुमार सिन्हा को लाएंगे। ये इसके विरुद्ध क्या आप इंडिया गठबंधन कोई बेहतर विकल्प और बेहतर ढंग से चुनाव लड़ पाएगी कि नहीं, अभी तक ये चिंता का विषय ही नहीं, एक इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह। जी मैडम। जी संजीव जी, विनय के पास आते। विनय ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, लेकिन उससे पहले संजीव जी से एक टिप्पणी, एक जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी उसमें खास तौर पे मैं उस पे लेना चाहूंगी। अगर आपकी नजर से गुजरी हो कुछ और तो बात अलग है, लेकिन एक जो है जो 1990 के पहले का जो बिहार की बात राजेश राम के द्वारा करवाई गई है, इसको किस तरह से लिया जाए? क्या ये बहुत स्ट्रेटेजिक मिस्टेक नहीं है कांग्रेस का आज के टाइम में 1990 से पहले के बिहार की बात करना, और फिर अभी आरजेडी के साथ गठबंधन में होना, और 90 से पहले का बिहार मतलब कांग्रेस का टाइम वाला? जी, इसके अलावा भी और कई टिप्पणियां हैं मनोरमा, जो हम चाहते हैं कि विनय जी के पहले ही वो भी ले लें। एक दो टिप्पणियां हैं, जिसमें एक तो चूंकि आपने जो सवाल दिया है तो मैं जो कहने जा रहा हूँ तो उसके पहले वो टिप्पणी भी ले ली जानी चाहिए जो मेरे स्टेटमेंट को ये लोग कह रहे हैं कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ। वो हाँ, जस्टिस फॉर एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसको जैसे ये बात सही है कि मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ, आपका कहने का राइट है, लेकिन उसको तर्कों से कहिए। हम जो तर्क दे रहे हैं और हमें जो सूचनाएं हैं वो यही कह रही है जो मैं आपको कह रहा हूं। और जैसे हेमंत जी ने कहा मनोरमा कि ये डबल लाइन थ्योरी हो सकती है। अब डबल लाइन थ्योरी है किसकी, ये जानना जरूरी है। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी मूर्ख नहीं होती है कि सब चौतरफा चीजें चल रही है और शीर्ष नेतृत्व एकदम शांत बैठा है। वो भी देख रहा है कि एक ही 2 दिन के अंदर मुन्ना तिवारी का नाम लिया हेमंत जी ने, आपने अजित शर्मा का नाम दिया, दोनों का विधानसभा में अलग अलग बयान, अखिलेश सिंह का अलग बयान, पप्पू यादव तो खैर अलग ही दुनिया है उनकी, तो वो उनका बयान लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ, और जो है अल्लाह बरू का बयान किया अभी हमारा चेहरा कौन होगा ये इंडिया गठबंधन तय करेगा। दूसरी तरफ लालू जी का कहना कि तेजस्वी ही होंगे। तो ये सब कंफ्यूजन पैदा कर रहा है
और इसके कारण ये जो डबल लाइन थ्योरी है वो एक साथ ट्रिपल लाइन, फोर्थ, 4 लाइन की तरह जो है मीडिया में सामने आएगी ही आएगी, ये तथ्य है। दूसरी बात कि जो हम लोगों को सूचनाएं हैं, उन्हीं सूचनाओं पर हम बात करते हैं, और हमारी सूचना ये है कि जो राजेश राम हैं वो ज्यादा हॉस्टाइल हैं लालू परिवार के और 90 के। इसके कारण वो बयान आया, वो जो 90 वाली बात जो वो कह रहे हैं, वो 90 वाला बयान इसलिए आया। राजेश राम जी का आना बेहद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राजेश राम जी को अब अपनी भूमिका तय करनी होगी कि जो कांग्रेस के भीतर जो ओवरहॉलिंग की प्रक्रिया है उसको, जैसे कल मीटिंग में क्या हुआ, कल मीटिंग में राहुल जी की राय थी और खड़गे साहब की राय थी कि पहले चुनाव को देखते हुए हम अलग जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने स्पष्टली कैटेगरिकली कहा, उन्होंने खड़गे साहब ने, कि आम आदमी पार्टी का प्रसंग अलग है जो हुआ, लेकिन वहां ये है। तो अब आप जब ये तय है तो फिर ये कंफ्यूजन क्यों पैदा किया जा रहा है? और किया जा रहा है तो ये वाला हार्ड लाइनर जो बढ़ाए गए हैं, जो पप्पू यादव सक्रिय हैं, जो अल्लाह बरू खुद इस तभी तो उन्होंने चुना राजेश राम को। और अल्लाह बरू का होना एक कंफ्यूजन की स्थिति में ये बात करना कि आप कौन आगे होगा, इससे भी ये तय होता है कि एक समूह यहां आया है जो चुनाव को भी डिस्टर्ब कर सकता है। क्या बात कुछ भी हो, ये महागठबंधन से बाहर जाने की बात कांग्रेस कैसे कर सकती है? लेकिन यदि ये बातें होंगी, सीटों पे चीजें क्लियर नहीं होंगी, महागठबंधन की तरह दिखेंगे नहीं। हेमंत जी कई बार यहाँ भी बता चुके हैं कि एनडीए ने कई सारी बैठकें कर ली हैं, फिर से और बैठक हो रही है, एनडीए की सामूहिक बैठकें हो रही हैं, जिले जिला में बैठक हो रही है, और आपके भीतर यदि कंफ्यूजन, और वो सीट को लेकर के भी ऑलमोस्ट बोल रहे हैं कि हमारी मतलब सीटों को लेकर के भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, तय है। बिल्कुल। और महेश यादव कह रहे हैं, देखिए कि खींचतान स्वाभाविक है, एक से अधिक पार्टियां गठबंधन बनाकर, हर कोई अधिक से, कांग्रेस का अंदरूनी अंतर्द्वंद अधिक लग रहा है। खींचतान तो होगा, लेकिन तेजस्वी के चेहरे पर माले को कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक थियरी है कि बिना तेजस्वी के लड़ा जाए, क्योंकि 90s वाला हमला ये जो आ रहा है ना, राजेश जी कोई हवा में नहीं बोल रहे हैं। एक तो उनका अपना विचार भी है, उनके विचार भी बहुत बहुत कठोर विचार सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि ये माना जा रहा है कि 90 वाला सीन से बाहर ले जाकर के चुनाव लड़, तो कहां ले जाइएगा चुनाव को? क्या 3 ब्राह्मण मुख्यमंत्री और 2 राजपूत मुख्यमंत्री के तौर पे ले जाएंगे? और तब जो हम लोग कह रहे हैं मनोरमा की चमार के कंधे पे भूमिहार की सवारी कराई जाने वाली है, यदि हम ऐसे देखें कांग्रेस को तो क्या गलत देख रहे हैं? क्योंकि कन्हैया कुमार तो वहां लगातार काम कर रहे हैं, वो एनएसयूआई यहाँ चुनाव लड़ा है, वो चुनाव तो पप्पू यादव लड़ रहे हैं। पप्पू यादव कह रहे हैं कि मैं सक्रिय हूं यहाँ। आप देखिए, कांग्रेस को देखिए, और सूचनाओं के आधार पे जब हम लोग बात करते हैं तो उसको पूर्वाग्रह से ज्यादा उन सूचनाओं को देख के, आप जो वेलविशर हैं कांग्रेस को, वो भी देखें। दबाव समूह काम करता है आपका वेलविश जो होता है। जी मनोरमा, और भी कुछ टिप्पणियां हैं। कांग्रेस को समझना चाहिए कि जब तक पाई कह रहे हैं बीजेपी केंद्र में स्थापित है, तब तक कांग्रेस का राज्यों की राजनीति में उसकी जगह नहीं बन पाएगी। बिल्कुल सही बात है, और इस बात को शीर्ष नेतृत्व तो शायद समझ रहा है या क्या कर रहा है। शीर्ष नेतृत्व में अल्लाह बरू जी को भी, और जो 1.5 लाख पेमेंट वाली बात मैंने कही, अल्लाह बरू को 1.5 लाख पेमेंट, मतलब कुछ कांग्रेस कमजोर है, गरीब है। होल टाइमर पता है अभी कांग्रेस में सीपीआई में कितना मिलता है? बताएं हेमंत जी, जरा बताएंगे माले में कितना मिलता है? ऐसा होल टाइमर को मिलना चाहिए, कार्यकर्ताओं को पैसे तो मिलना ही चाहिए, नहीं क्यों मिलेंगे? लेकिन 1.5 लाख तो हमको लग रहा है कांग्रेस की नौकरी कर लेनी चाहिए हमें भी। 60,000 कांग्रेस प्रभारी, फिर क्या है ये? नहीं, वो मौर्या होटल में स्टेशन है, तो खर्च तो हो गए। नहीं, वो तो है सर, अभी बहुत दिनों से, पिछले 10-12 साल से वो पेड हैं, सुना है हमने, जब से वो यूथ कांग्रेस के प्रभारी हैं। तो चीजें तो उस तरह से नहीं होंगी ना, वो चीजें फिर कैसे होंगी? फिर जमीन पर उतरने के लिए बिहार है, बिहार में जो हो रहा है वो एक अलग तरीके की चीज हो रहा है। ये इससे अलग कोई सूचना हो तो वो दीजिए, सिर्फ ऐसे मत कह दीजिए कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। जी मनोरमा जी, हम विनय के पास आते हैं। विनय, आप ठीक, जैसे कि एक टिप्पणी में भी आया था कि गठबंधन है तो ये एक स्वाभाविक सी राजनीति है, चल रही है, लेकिन जिसमें इस तरह के तनाव हो सकते हैं। लेकिन आप मतलब जो लगातार ये खींचतान की बात या कांग्रेस का इस तरह से सक्रिय होना, आप गठबंधन और भाजपा को चुनौती देने के लिहाज से इसका टाइमिंग रॉन्ग
मान रहे हैं, समझ रहे हैं, या स्ट्रेटेजिकली एक बड़ी गलती समझ रहे हैं, या फिर मतलब इसका कोई असर नहीं होगा। एक तीसरा जो है वो भी है, ठीक है, एनडीए का है, इधर महागठबंधन है, एक तरफ में इधर और भी काफी सारे लोग हैं, पुष्पम प्रिया हैं, प्रशांत किशोर हैं, और भी जो है ओवैसी हैं, उन सब का फैक्टर भी जो है वो है इसमें। 4 सीट पर ही चुनाव लड़ा था प्रशांत किशोर ने, लेकिन 10% उन्होंने वोट हासिल किए थे। और ये भी है कि वो हर एक जगह से एक 10 से 15% जो है मुसलमानों को वो सीट देने में वो करेंगे। और विधानसभा चुनाव में उनका वादा था मैनिफेस्टो में कि 50% तक आरक्षण जो है महिलाओं को देंगे, मतलब आरक्षित उनके लिए सीटें आरक्षित रहेंगी। तो 50% वो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने वाले हैं विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा और पंचायत के लिए उन्होंने कहा था। और फिर मुसलमानों को भी 15 से 20% जो है उनको सीट देने की बात थी। तो ये तमाम चीजें भी हैं, ये भी एक फैक्टर है। अगर सच में इस तरह का प्रतिनिधित्व दे देते हैं तो जो है एक मुसलमानों को लेकर के हमने कल भी बात की थी कि लगातार जो है बिहार चुनाव को फोकस में रख के सौगाते मोदी भी आ रहा है, और इधर इफ्तार पार्टी का की राजनीति एक अलग है, वो सब भी तमाम चीजें चल रही। तो ऐसे में कांग्रेस भी एक ध्रुव की तरह अगर काम करती है तो ये अल्टीमेटली जो है महागठबंधन के लिए जो है वो एक उसकी चुनौती को थोड़ा कमजोर करेगा एनडीए के खिलाफ में। और विनय जी इसको भी लीजिएगा, दलित वोटर सामंतवादी यादवों के साथ आने से बचता है। तो ये जो बात है, हालांकि चमार जाति जिससे वो आते हैं वो महागठबंधन का वोटर वर्ग है ज्यादातर। तो इस पर ये करिएगा कि राजेश राम भी जो ये कह रहे हैं वो है, लेकिन क्या ये माकूल टाइम है? और जस्टिस फॉर एजुकेशन हालांकि मेरे लिए हम इस टिप्पणी को हेमंत जी के पास भी लेकर जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और जैसे कि दलित नेतृत्व को कमजोर कमतर आंकने की अपनी समस्या है ये तो हमने नहीं कहा मनोरमा, शायद आपने सुना होगा। मैंने भी सवाल ही खड़ा किया कि ये उनका व्यक्तिगत है कि पार्टी लाइन है। 2 लाइन जो है वो पार्टी लाइन है, शीर्ष लाइन है या? जी विनय। मनोरमा देखिए, जब प्रशांत किशोर जो है वो राजनीतिक नेता नहीं है, वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है। तो जैसे बिहार में पहले बाहुबली, हमने इसके पहले भी इस पे जब बात की थी, प्रशांत किशोर के इस कदम से बाकी पार्टियों के जो है मैं उसको आगे बता रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि वो जब दूसरे को रणनीति दे करके चुनाव जिता सकते हैं तो खुद भी इन स्ट्रेटेजी का उनको फायदा हो सकता है। पर देखिए, जो असल बात है कि आप किसको खड़ा करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने प्रतिनिधित्व दे दिया। असल बात ये है कि आपकी जो पॉलिटिकल मैसेज है उस मैसेज को लोग किस तरह से डिकोड करते हैं और उसका कितना भरोसा करते हैं। ठीक है, तो जो एनडीए है, एनडीए की जो स्ट्रेटेजी है कि वो जितने तरह के वोटर हैं उन सबको ऑप्शन दे। ठीक है, चाहे वो पार्टियों के माध्यम से दे, चाहे वो जो मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जो पहले उदाहरण दिया था कि उनके पास दुकान में हर कुछ है, वो पीआर एजेंसी भी है, इवेंट मैनेजमेंट भी है, हिंदी का अखबार भी है, अंग्रेजी का अखबार भी है, रेडियो भी है। तो उसी तरह एनडीए जो है वो यंग वोटर्स को भी पकड़ रहा है। वो उनको प्रशांत किशोर जो एक नया अल्टरनेटिव दिखा रहा है बिल्कुल फ्रेश, उसको वो भी ऑप्शन दे रहा है। और वो जैसे हम लोग बात करते हैं ना स्टेट एक्टर नॉन स्टेट एक्टर, तो उसी तरह से बीजेपी का एनडीए का कारोबार चल रहा है। इधर जहां तक बात है उसमें ये है कि कांग्रेस लेट स्टार्टर है और कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पा रही है कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। जो रियल पॉलिटी है उस पर वो चलेगी या वो आइडियोलॉजी में वो बड़े उसके लिए वो चलेगी। दोनों ही चीजें वो करना चाह रही है ना। जहां तक वो बात है कि जो दलित का और यादव का जो अविश्वास का जो उन्होंने बात किया, तो देखिए ये जो चीज जो है ये हर स्टेट में रही है। ठीक है ना, आप आंध्र प्रदेश में चले जाइए तो आंध्र प्रदेश में दलितों के जो 2 बड़े मामले हुए वायलेंस के, एक माला के अगेंस्ट हुआ और एक मडिगा के अगेंस्ट हुआ।
एक में जो थे रेडी परपेट्रेटर ऑफ वायलेंस थे और एक में जो थे वो कम परपेट्रेटर ऑफ वायलेंस थे। तो और जो डोमिनेंट कास्ट जो है उनका और जो दलित कम्युनिटी है उनका वो ये जो इंसिडेंट होते रहे। पर जब कोई बड़ी लड़ाई लड़ते हैं, कोई बड़ा नेतृत्व आता है, तो ये जो डिफरेंसेस है उसको वो पाटने में सफल होते हैं। लालू जी इस चीज को पाटने में सफल हुए थे। अब जब लालू यादव खुद सक्रिय नहीं है, उनकी आभा से चल रहे, तेजस्वी जी उस पूरी विरासत को संभाल कर आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी लोग जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरी की पूरी विरासत जो है तेजस्वी के पास ट्रांसफर नहीं हो जाए, ताकि अगर हो जाएगी तो उनके पास हासिल करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये कांग्रेस जो है वो अपना जो उनका पुराना दौर है जिसमें वो दलित प्लस ब्राह्मण प्लस मुस्लिम का जो उनका कॉम्बिनेशन था, ये वापस हासिल करने की वो जबरदस्त कोशिश कर रहे हैं। पर उनके सामने जो संकट है कि उनके पास कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है उस वर्ग से जो उनके ऊपर ये भरोसा करे कि ये जो कांग्रेस के द्वारा जो दिया गया दलित नेतृत्व है वो सही मायने में दलित हितों की जो है वो हितों का वो संरक्षण कर सकता है। कांग्रेस को ये कदम थोड़ा पहले उठाना चाहिए था। अभी इस मौके पर जब उन्होंने कदम उठाया तो ना वो इधर गए ना वो उधर गए, ना उनका जो पुराना जो मशीनरी उन्होंने 2-3 स्क्रू निकाल लिए और उसमें नए स्क्रू लगा दिए, वो फिट नहीं हुआ। जब आप किसी बड़ी लड़ाई में जाते हैं तो आपको पहले से टेस्ट करके, जिसको बोलते हैं ना वेल ऑयल्ड वॉर मशीनरी, वो आपको तैयार करके रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि जैसे झांसी की रानी का आप कहानी सुनेंगे तो उनकी जो अंतिम मृत्यु हुई उसमें इसलिए हुई कि उन्होंने अंतिम वक्त में जो घोड़ा बदला, वो घोड़ा तो बढ़िया था लेकिन उसको वार का एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो एक नाले पर जाकर अड़ गया, वो फांद नहीं पाया। तो उसी तरह जो आप जब बड़ी लड़ाई की तैयारी करते हैं, खास करके जब आप बीजेपी जैसे राजनीतिक पार्टी से लड़ते हैं जो 24/7 जो है चुनाव के मोड में होती है, उसके ग्राउंड पे कार्यकर्ता होते हैं, एक एक आदमी की फीडबैक लेकर के वो उनके ऊपर काम करते रहते हैं। तो आप भी जो है वो जो इवेंट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं कर सकते कि चुनाव आया आपका कुनबा सक्रिय हुआ, चुनाव गया, उसके बाद आपने थोड़ा रोया पीटा और फिर शांत पड़ गए। तो आप मीटिंग कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आपका जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली में बैठ के बिहार चलाना चाहता है तो वो नहीं चल पाए, क्योंकि बिहार के जो मतदाता है वो बड़े कठिन मतदाता है। उनको आपको साधना जो है ना वो इतनी आसानी से नहीं, बीजेपी भी नहीं साध पा रही। उनका जो बाकी जगहों पे फॉर्मूला था कि एक डोमिनेंट कास्ट के अगेंस्ट जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको हम प्रतिनिधित्व दे करके गोल बंद करके और खड़ा कर पाए, इतने दिनों से वो कोशिश कर रहे हैं कि उनको कोई यादव नेतृत्व मिल जाए जो लालू यादव के यादव वोट में सेंध लगा पाए, नहीं मिल पा रहा है उनको। बाकी उनके साथ जो है बाकी लोग नहीं जा पा रहे, कितना भी दबाव डाल रहे हो उनका वो चीजें पनप नहीं रही। जो कहा ही बाकी वक्ताओं ने कि भाई उनका अगर बस चले तो कल वो नीतीश जी को धक्का मार करके अपना मुख्यमंत्री बना दे। उनकी समस्या ही यही है कि जिस गैप को वो नहीं पाट पा रहे वो गैप नीतीश जी ही पाट पा रहे हैं, इसीलिए मजबूरी में जो है वो कम सीटों के बावजूद उनको नीतीश जी को बनाना पड़ता है। वो उनके पास जो क्रेडिबल ओबीसी वर्ग का जो क्रेडिबल जो वॉइस बनने की क्षमता नहीं विकसित हो पाई, और ऊपर से जो बाकी जो चीजें हो रही कि बिहार का आदमी तो एक अखबार को 6 आदमी पढ़ता है और उसका फिर बहस करके चिंदी निकाल देता है। तो जितनी पॉलिटिकल मैसेजिंग हो रही है वो सब बिहार में फेल हो जा रही।
तो यहाँ जो है वो आप सिर्फ जो है वो टीवी पे बयान दे करके और कन्हैया कुमार को घुमा करके बहुत तालियां बज जाएगी। और जैसे पुष्पम प्रिया का जब सोशल मीडिया पे आता था तो लगता था पता नहीं वो जो है वो पहले चीफ मिनिस्टर वो हो चुकी है। इतनी भीड़ और इतने लोग और इतने जबरदस्त डायलॉग्स सब हवा में चला गया। तो उसी तरह कन्हैया कुमार जी जो है उनकी जो छवियां जो लोगों के मन में है कि बड़ा उनके साथ अत्याचार हुआ, लोगों ने बहुत मारा पीटा उनको और वो डटे रहे राष्ट्र के लिए, वो बिहार में काम नहीं आया और काम नहीं आएगा। अच्छा भाषण देना अच्छे नेता होने की गारंटी नहीं है। अच्छा नेता होने की गारंटी जो है वो क्रेडिबिलिटी है। नहीं, भाषण भी उनका कोई बहुत अच्छा नहीं होता है। भाषण का स्टैंडर्ड बहुत ही लो है। कल के भाषण के बाद तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा वो पानी वाले मुद्दे पर जो है, हालांकि मुझे लगता है कि वो रिसीव नहीं हुआ है सही ढंग से जो बोलना चाह रहे थे। नहीं, देखिए पहली बात तो ये कि जब आप भाषण देते हैं तो आपको सबसे पहली चीज जो जरूरी चीज है वो कि ऑडियंस आपकी किस लेवल पे है और कौन सा मुद्दा उसका फेल्ट नीड है और उसको कैसे। देखिए आपका जो राजनीतिक निर्णय है वो इस पर, या आपके राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता जो है इस पर निर्भर करती है कि जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करने में कितना सक्षम है। बिहार में सड़कों को लेकर के बहुत पहले से बहुत ज्यादा वो था कि जगह जगह, और इसको एक अब उसकी तरह से नीतीश कुमार के बड़े काम के रूप में भी आप जो नीतीश से सहमति नहीं रखता वो भी कहता है कि सड़कों का जाल बिछा है हर जगह। हमने भी गांव पे देखा, हर एक गांव में देखा, दरवाजे दरवाजे तक खरंजा रोड पहुंच गया है और बाकी कनेक्टिंग रोड सब जगह के लिए तमाम चीज होने के बाद नीतीश, मैंने तो एक जगह मुझे याद है कि मैंने पूछा कि भाई किसको वोट देंगे, तो जो मैं मुद्दे की बात, कन्हैया कुमार ने इसको संसाधनों की लूट से जोड़ा, अडानी और इसके जो भी है, तो ये चीज जो है रिसीव नहीं हुआ। कल से मैं इसकी बहुत आलोचना देख रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने कहना चाहा वो रिसीव नहीं हुआ है। हाँ वही मैं बोल नहीं, देखिए कई बार सुब्रमण्यम स्वामी भी ये बयान दे चुके हैं कि डेवलपमेंट से चुनाव, सिर्फ डेवलपमेंट के जरिए आप चुनाव जीत लेंगे ये कोई जरूरी नहीं है। जनता के लिए कौन सी चीज प्रायोरिटी पे है वो इम्पोर्टेंट है, वो किसको एक जगह मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने कहा कि नीतीश कुमार ने बहुत डेवलपमेंट किया है, जो 2 चक्का पे चल रहा था वो 4 चक्का पे चल रहा है, लेकिन वोट हम लालू जी को ही दें। तो वो जो तय होना है ना, वो तय इस बात से होना है कि वो आदमी किस चीज को अहमियत देता है। लालू यादव की जो छाप जो है, आप जो भी आप बोल दीजिए कि उन्होंने बहुत हिंसा की या डेवलपमेंट से कोई सरोकार नहीं है, इसके बावजूद जो रिसीविंग एंड पे जो उनका ऑडियंस है उसको लगता है कि वो उनके लिए उन्होंने वो दुनिया, एक नई दुनिया बदली और सपने का एक नया दरवाजा खोला, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हेमंत जी के पास समय अब हो रहा है और एक टिप्पणी जो है सूरज जी के लिए भी सवाल है तो वो भी पूछेंगे। वो एक सवाल संजीव जी ही चले गए हैं। यहाँ पर एक सवाल था ये भी कि आप सभी लोग कांग्रेस के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं तो इसलिए आप लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। हेमंत जी ये बातें जो यहाँ पर हम लोग तो ऐसे लोग में कि कांग्रेस को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हमारी तो त्रासदी ही यही है कि कांग्रेस जो है हमारी लगातार फजीहत करती है। जी, तो अब मैं हेमंत जी से इस पर, और एक और मेरे लिए भी टिप्पणी आई थी, मैं भी कहूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ हेमंत जी आप भी इस पर कुछ कहें कि जो 1990 से लेकर के अभी उसके बिहार के लिए संजीव जी अभी लगता है बैकग्राउंड में नहीं है। मैं वो टिप्पणी चाह रही थी कि फ्लैश, लेकिन खैर मैं इधर से पढ़ती हूँ, मैं इस तरफ से पढ़ देती हूँ। हाँ आगे संजीव जी, तो ये आपके लिए थी एक टिप्पणी शायद। हाँ आ गया, मुझे ढूंढना पड़ेगा। आपके सामने है टिप्पणी, आपके सामने है, मेरे सामने है, मैं दूसरी जगह। हाँ मनोरमा जी, क्या आपको लगता है कि 1990 से 2004 तक बिहार का स्वर्ण युग था? क्यों नहीं कांग्रेस को 1990 से पूर्व के बिहार की बात करनी चाहिए?
केवल इसलिए कि गठबंधन में अपनी वजूद खोकर बात करे। मैं इसका आपके बदले में मैं अगर इसका जवाब दूं तो कैसा रहेगा? नहीं, बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ। और एक और सजीव जी ने एक दलित वाला कोई सवाल था जो कि दलित एंगल से पूछा गया था, वो भी आपके लिए था शायद। हाँ, वो मैंने नोट किया है उसको। हाँ, देखिए, जिन्होंने ये सवाल पूछा है मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए 1990 के बिहार को भी हम लोगों ने देखा है। हम लोग जिस दौर में पैदा हुए हैं, संयोग से 1990 का बिहार भी देखने का मौका मिला है और उसके बाद का बिहार भी देखने का मौका मिला है। 90 के बाद, या कह लीजिए कि ये लालू यादव के इमरजेंस के दौर में जो कुछ हुआ है, उसको जो लोग अगर बहुत ही ईमानदारी से देखना चाहेंगे तब चीजें समझ में आएंगी। देखिए, ये लोकतंत्र 1990 से पहले भी इस देश में, आजादी के बाद इस देश ने लोकतंत्र का रास्ता चुना, संविधान का रास्ता चुना, लेकिन समाज लोकतांत्रिक हो, समाज की जड़ता टूटे, समाज गतिशील हो और समाज के सभी अंगों को, यानी कि सभी जाति समूहों को, सभी हिस्सों को आगे बढ़ने का और बिल्कुल अपने पंख खोल करके उड़ने का अवसर मिले, ये अवसर मुझे लगता है कि लंबे समय तक नहीं आया। उन अवसरों को डिकोड करने की कोशिशों के तहत उसमें आप एक मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू होना भी आप समझ सकते हैं कि कैसे समाज के सभी अंगों को और उन अंगों को जिनके हाथ पांव बांध करके रखे गए थे किसी न किसी रूप में, उनको बंधन मुक्त किया गया, उनको निकलने का मौका दिया गया। तो लालू यादव का जो रिजीम है उसमें आप देखिए वो लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत ही आए, लेकिन उन्होंने लोकतंत्र में तंत्र को से के ऊपर लोक को प्रमुखता दी और इसका नतीजा ये हुआ कि हम सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले लोग हैं। आप बताइए कि 1990 से पहले का जो बिहार था, उस बिहार में हम लोगों ने देखा है कि जो खास करके जो सिस्टम चलाने वाला जो ये है इकाई है, उन सिस्टम चलाने वाले यूनिट्स तक पहुंच किन लोगों की थी? हमारी बात, आपकी बात करने वाले लोग गिने चुने लोग होते थे जो ब्लॉक में जाते थे, थाना पर जाते थे, डीएम एसपी के कमिश्नर के यहाँ जाते थे, या पटना में मुख्यमंत्री मंत्री के यहाँ और डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज के यहाँ आते थे। वो कुछ लोग गिने चुने माने जाते थे जिनको उंगली पर गिना जा सकता था। प्रत्येक गांव में, प्रत्येक प्रखंड में एक दो आदमी ऐसे होते थे जो ये काम करते थे और वो संयोग से वो अपर कास्ट से आते थे। बहुत कम उसमें दूसरी बिरादरियों के लोग हुआ करते थे। तो ये जो पूरा उसमें उस तंत्र में लोक की भागीदारी और लोक की जो लोक मुखर होकर के सामने आया, वो लालू यादव के रिजीम में हुआ। इसको वो लोग नहीं समझ सकते हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि देश समाज वह कोई किसी मैप पर खींची हुई रेखा के तहत, तो किसी भूगोल से ही आप नहीं आंकते हैं, बल्कि उसमें जो रहने वाले लोग हैं उन सब लोगों से देश और समाज बनता है। तो जो समाज की मुक्ति का जो रास्ता है, जो समाज की जो जड़ता तोड़ने का रास्ता है, उसको आप समझिए। एक जो पाखंड है समाज का, एक सवर्ण सामंती जो जकरण है, उससे कैसे समाज मुक्त हो, सवर्ण सामंती जकरण को कैसे आप देखते हैं? अब इसको डिकोड करने के लिए बहुत लंबा भाषण देना पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटा इसको ये समझ लीजिए कि एक ऐसा समाज जो चाहता है कि ये शासन, सत्ता और अर्थ के तमाम स्रोतों पर सिर्फ हमारा अधिकार हो, दूसरे का किसी को नहीं। बोलने का भी अधिकार जो है हमारे पास ही रहे। हम भी बोलना अगर आपके बदले में हो तो मैं बोलूं, आपको बोलने की जरूरत नहीं, मैं ही आपकी पैरवी करूंगा, मैं ही आपकी बीमारी बताने जाऊंगा डॉक्टर के यहाँ। तो ये जो है, इससे जो मुक्ति का जो रास्ता खुला, उस रास्ते को तो आप नहीं समझ सकते। एक चीज मुझे संयोग से, मैंने एक फेसबुक पोस्ट को शेयर किया और उसमें एक लोहिया जी का एक कोट है, उसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। प्रसंग अलग है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसको वर्तमान राजनीतिक परिवेश से जोड़कर देखने की जरूरत है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तो बनारस में उन्होंने पंडों के पांव पखाड़े थे और इसी पर लोहिया जी ने कहा था कि जिस देश का राष्ट्रपति ब्राह्मणों के पैर धोए, वहां एक अंधेरी उदासी छा जाती है।
क्योंकि कोई नयापन नहीं रह जाता है। पुजारिन और मोची, अध्यापक और धोबिन का खुलकर बातचीत करना मुमकिन नहीं होता है। इसको अगर कोई समझता हो इस मर्म को, तो आज के संदर्भ में मैं बता देता हूं। जिस दिन अंबानी महोदय के बेटे की शादी में प्रधानमंत्री जी नतमस्तक हो गए थे, मैंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था जैसी उदासी लोहिया जी के मन में छा गई थी। आप समझ सकते हैं, मैंने यह उदासी तब भी देखी थी जब नए संसद भवन के उद्घाटन में तमाम तरह के पाखंडी, पंडा, पुजारी, टीका टीकीधारी लोगों को बुलाया गया था। यह समाज बदलने की लड़ाई है और लालू यादव के रजीम को, या इस देश में कम्युनिस्टों के आंदोलन को, इस देश में आम्बेडकर वादियों के आंदोलन को, इस देश में नक्सलवादियों के आंदोलन को समझने के लिए आपको ये दृष्टि होनी चाहिए। तब आपकी समझ में बात आएगी कि कैसे आप समाज बदलना चाहते हैं। कैसे आपको लगता है कि 1990 से पहले ये स्वर्ण युग नहीं था क्या? लालू यादव के आने पर स्वर्ण युग आ गया। मैं नहीं कहता हूं कि लालू यादव के आने पर स्वर्ण युग आ गया, बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन समाज अगर बंधनों से मुक्त हो रहा था तो इसको रेखांकित करने की जरूरत है। दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर बीच में हिम्मत दी, चूंकि आपने मेरे वाले सवाल उसके लिए जब जवाब दिया तो वाला दलित नेतृत्व वाली बात पर मैं कह देना चाहता हूँ कि मेरे कहने का मकसद, मैंने वो बात कही थी, मनोरमा ने नहीं कही थी, ना संजीव जी ने कही थी। मैंने कहा था राजेश राम जी को लेकर कि जो उनको दायित्व मिला है उस दायित्व के हिसाब से उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए और उनको एसर्ट करना चाहिए। देखिए सब लोग ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा वक्ता होता है, लेकिन वो अब एसर्ट करने की एक जो पूरा ये जो उसके पास जो पहलकदमी होती है उसके जरिए वो अपने आप को एसर्ट करता है। वो दिखाता है कि नहीं, हम ऐसा किस तरह से अपने एजेंडे पर हमारी क्लैरिटी है और हम कहाँ जाना चाहते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आप दबाव से मुक्त होकर बात करें, आप टूटी फूटी भाषा में बात करें, आपकी हिंदी अंग्रेजी ठीक नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन असर्टिव दिखें, ये मुझे साफ साफ ये समझ में आता है। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं अपनी बात खत्म करने से पहले कि देखिए, जो मैंने जो टू लाइन थ्योरी की बात कही है उसमें जो एक विचार मेरे अभी चर्चा के दौरान ही विचार एक मेरे मन में आया, वह यह है कि कांग्रेस में जो टू लाइन थ्योरी है वो थ्योरी ये भी है कि जब आप कहते हैं कि हम चुनाव के ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक तय करेगा बैठ करके मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो, तो उसमें साथ साथ ये भी मैं पढ़ता हूं कि यह उसी तरह की रणनीति है या उसी तरह की थ्योरी है कि जिसमें आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, हम आपसे कमतर नहीं है, और ये अल्टीमेटली उसका मकसद है सीट शेयरिंग में लायंस हिस्सेदारी का सवाल। कि जैसे कि एक कहावत है, सब आप ये संजीव जी को शायद याद होगा कि एक लश्कर जा रहा था दिल्ली की ओर, तो उसमें जितने घुड़सवार सब कतारबद्ध होकर के जा रहे थे, तो रास्ते में एक गधे वाले ने भी अपना गधा उसके पीछे जोड़ लिया और वो भी लश्कर के पीछे चलने लगा। तो आगे जो गांव और ये मिलता था वहां लोग पूछते थे ये लश्कर कहाँ जा रहा है, तो घुड़सवारों के जवाब देने से पहले वो गधा वाला कहता था सारे घुड़सवार दिल्ली जा रहे हैं, सारे घुड़सवार दिल्ली जा रहे हैं। तो मुझे मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अपने आप को लार्जर देन ये दिखाने की जो कोशिश है, जिसको कहते हैं हकीकत से बड़ा दिखाना, लार्जर देन लाइफ को दिखाने की जो कोशिश होती है, उसमें ये होता है कि नहीं, हम आपसे कमतर नहीं है भैया, आप ये समझ लीजिए, आप हम जितना आप खाएंगे उतना हम ही खाएंगे, जितना आप लेंगे उतना हम लेंगे, ये वाला। और उसके बाद तब फिर समझौता हुआ, नहीं ठीक है आप थोड़ा ज्यादा खा लीजिए, हम थोड़ा सा कम खा लेंगे, लेकिन इतने से कम नहीं खाएंगे हम। तो ये वाला जो है ये भी है कि जो बार्गेनिंग करनी है तो थोड़ा नखरा भी करना है। तो टू लाइन थ्योरी में ये नखरा वाला भी मुझे दिखाई देता है कि एक गुट जो है एक समूह को नखरा करने के लिए छोड़ दिया जाए, दूसरा समूह जो चीजों को संभालने के लिए रहे, ताकि परसेप्शन ये नहीं जाए कि ये यहाँ टूट रहा है, बल्कि लेकिन ये चाहिए कि प्राइम परसेप्शन जो है मीडिया तो बनाएगा कि भाई खटपट चल रही है, वो वाला पहलू नीचे चला जाएगा। प्राइम परसेप्शन ये बनेगा कि आप में खटपट चल रहा है,
राहुल गांधी ये और इसमें केंद्रीय नेतृत्व ध्यान नहीं दे रहा है, यहाँ इंडिया ब्लॉक जो है बिखर रहा है। तो ये इस परसेप्शन से बचने के लिए मुझे जरूरी है, चलिए आप 2 लाइन थ्योरी पर बात कीजिए या 4 लाइन थ्योरी पर काम कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे जरूरी काम यह है कि आपको अपनी एकजुटता दिखाने का समय अब बहुत जल्दी से क्लॉक डाउन ये क्या कहते हैं उसको शुरू हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाँ, काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो उसमेमें अब काउंटडाउन जब शुरू हो गया है तो आप क्यों चाहते हैं कि हम ऐसा कुछ करें कि जिसके लिए 5 साल बचा हुआ है। अब तो 5 साल 4.5 साल कुछ हुआ नहीं, तो 6-7 महीनों में जो कुछ करना है उसमें चुनौतियां बहुत गंभीर हैं। और सूरज जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी से आपका मुकाबला है, और बीजेपी से मुकाबला बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है, और इससे उबरने के लिए, इससे भिड़ने के लिए बहुत। और सीपीआईएमएल की मैं चर्चा कर दूं कि जब दीपांकर कहते हैं कि तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री का चेहरा और गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ा पार्टनर है, तो वही होगा। इसलिए ये कि उनके सामने ये नहीं है कि हमको मुख्यमंत्री बन जाना है और हमारे विधायकों को मंत्री बनवा देना है। और ये उनका टारगेट ये देखना चाहोगा कि उनके सामने प्राइम टारगेट क्या है। प्राइम टारगेट ये बीजेपी को हटाना है, और उनको लगता है कि जो हिंदुत्व की जो ताकतें हैं वो इस देश के लिए खतरा है, तो उसको ये खतरा मानते हैं। इसलिए मानते हैं कि नहीं, लड़ाई में हम ऐसा कुछ नहीं करें कि जिसमें आपस में ही लड़ने लगे। तो क्लियरली वो कह देते हैं। वो भी नखरा कर सकते थे, लेकिन नखरा क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे कि उनके सामने क्लैरिटी है, एक विजन है कि नहीं हमको कहाँ जाना है, हमारी लड़ाई का फोकस कहाँ होना चाहिए। तो लड़ाई का फोकस तय कर लीजिए। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा कि आपस में लड़ना है, तेजस्वी से लड़ना है, लालू यादव से लड़ना है, या आगे बीजेपी पर चोट करना है और चुनाव जीतना है। जी, इसलिए लेफ्ट की तरफ से किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट की खबर नहीं आ रही। मैं बस सूरज जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले जो कंटिन्यूटी में बोलना चाह रही थी, जो टिप्पणी का जवाब मेरे लिए जो सवाल आया था, तो हेमंत जी ने जवाब दिया। तो मेरे लिए बस यही सवाल है कि कांग्रेस भी तो अब वो नहीं रही ना, कांग्रेस अभी सोशल जस्टिस की बात करने लगी। फिर आप कैसे बोल रहे हैं? एक तरफ उनके अगर अध्यक्ष, बिहार अध्यक्ष ये बात बोल रहे हैं कि 1990 के पहले का बिहार, तो वहीं पे कॉन्ट्रडिक्ट कर ले रहा है ना अपनी पार्टी के। राहुल गांधी उससे अलग के नेता हैं, और खुद कांग्रेस जो है वहां से शिफ्ट हो गई है, जो 90 से पहले थी वो। और पूरा सोशल जस्टिस की एक राजनीति हुई, और 90 से पहले का बिहार जो है, कहाँ से आप मतलब कैसे वो बात कर सकते हैं? कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है ये, जब वो ये बात कर रहे हैं कि 90 से पहले का बिहार बनाएंगे। है, चलिए, ये राहुल गांधी का सोशल जस्टिस यहीं पर आकर फेल हो जाएगा। तो सूरज जी के लिए सवाल था ना, उसको एक टिप्पणी। हाँ, मैं वो सवाल ये था कि कांग्रेस और बीजेपी में अंतर नहीं है, वो इस टाइप का ये नैरेटिव बीएसपी चलाती है और बीजेपी भी उसको सपोर्ट करती है। इस बात को एक कंफ्यूजन सा बना रहे। ये देखिए, ये तय करना पड़ेगा कि कौन आपके बड़े एनिमी हैं और कौन क्या। कांग्रेस पार्टी में एक परिवर्तन का प्रयास जारी है, राहुल जी उस दिशा में काम कर रहे हैं, इसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। दूसरा सबसे अहम सवाल, अभी सत्ता में कौन है? कौन सारे आरक्षण ओबीसी का खत्म कर रहा है? कौन जो है, जो तमाम ओबीसी के आरक्षण जितने केंद्रीय संस्थाओं में है, उसका जो नेचर और नंबर ऑफ पोस्ट को यूनिलैटरली बदलकर ईडब्ल्यूएस कर रहा है? कौन है जो एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का पिछले 3 साल से पूर्ण रूप से गठन नहीं किया है? कौन है जो एससी कमीशन को प्रभावी नहीं बनने के लिए उसका गठन नहीं होने दिया है? कौन है जो तमाम शैक्षिक संस्थाओं में आरएसएस के जो अक्षम लोग हैं उनको जबरदस्ती बैठाया जा रहा है? कौन है जो दिल्ली विश्वविद्यालय सहित सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय के सिलेबस को रातों रात बदल दिया है? कौन है जो संसद भवन में जो छावा फिल्म दिखाते हैं और महात्मा फुले पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते? तो ये क्या कांग्रेस कर रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के जो आवरण है और उनके जो स्लीपर सेल है, वो इस टाइप के नैरेटिव देते हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं बताना चाहूंगा बहुत बड़ा अंतर है। अभी हमारा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के साथ है। हम जैसे लोग जो तमाम सामाजिक न्याय के मुद्दों पर मुखर रहते हैं, हम देख रहे हैं कि किस तरह से मनुवादी संविधान को लाने का पुरजोर कोशिश इस देश में चल रहा है, और उसको बैठे बैठे जो लोग पिछड़े वर्ग के भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो भी इसके बड़े जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, एक नैरेटिव बार बार आती है कि 90 के बाद बिहार बदल गया। देखिए, 90 में लालू जी को मौका मिला, लेकिन क्या वो एक शून्य से मौका था?
बिहार में क्या परिवर्तन के प्रयास 1947 के बाद नहीं चल रहे थे? 1952 में जब पहली बार बीपी मंडल मुख्यमंत्री बने थे तो उनके भाषण का जो पहला एक ये था, जिस पर थोड़े कांग्रेस के उस समय के नेताओं को दिक्कत भी हुई थी, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के यंग एमएलए के रूप में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि पिछड़े वर्ग को तमाम जगहों पर उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए आरक्षण मिलना चाहिए। इसी तरह से जब कर्पूरी जी प्रयास किए थे तो क्या वो प्रयास नहीं था? इसी तरह से जो किसने लालू जी को टिकट दिया 77 में, उस पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष बीपी मंडल थे। किसने कुर्था में जब जो बाबू जगदेव प्रसाद के मृत शरीर को नहीं उठाने के लिए चुनौती दी थी, और वहां पहुंचने वाले जो पहले 2 व्यक्ति थे, तमाम चुनौतियों के बावजूद जिनको कहा गया था कि अगर उनके मृत शरीर को छुएंगे तो उनको भी गोली से वहीं उड़ा दिया जाएगा, उसमें रामलखन सिंह यादव और बीपी मंडल पहले 2 आदमी थे जो वहां पहुंचे थे। तो बिहार में तमाम ये प्रयास जारी थे। लालू जी को मौका मिला और अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने इस मौके का बखूबी एक निर्वहन किया, जिसकी हम लोग सब सराहना करते हैं। लेकिन उसके बाद का जो परिस्थिति है उसको भी ध्यान देना पड़ेगा। आज जो है राष्ट्रीय जनता दल जो है वो क्यों नहीं एक परसेप्शन बना पा रही है? क्यों जो ईबीसी वोट्स है वो तमाम वोट्स चले गए हैं जदयू के पास? क्या इन्होंने किया? जो पहले जो दलित वोट में एक मुसहर वोट बहुत बड़ा सपोर्ट बेस था लालू जी का, तो वो बेस क्यों नहीं है? क्या अभी राजद दावा कर सकती है कि यादव और मुस्लिम के अलावे उसका कोई वोट बेस वोट है? नहीं है तो क्यों नहीं? वो एक बार हेलीकॉप्टर पर लेकर आप मुकेश सहनी को जाइएगा, मछली डुला के दिखा दीजिएगा, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ जाएगा? आप दूसरे समुदायों को क्यों नहीं साथ लिए हैं? जितने जो छोटी जातियां हैं, जो तमाम लोग खोजते हैं कि जो हमारे भी लोगों के चेहरे नजर आने चाहिए, तो इसके लिए जो अभी जो राष्ट्रीय जनता दल है उनका जो परसेप्शन और उनकी जो नीति है वो उस प्रकार से नहीं है जिससे कि जनता दल यूनाइटेड के समाप्त होने के बाद उसके जो वोट्स हैं उस पर किसका अधिकार होगा। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी सेंध लगा रही है, आप कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये बातों को भी ध्यान में रखना होगा। और ये सिर्फ नैरेटिव बना देना कि 90 एक बहुत बड़ा वाटरशेड ईयर था, 90 इसलिए था क्योंकि मंडल कमीशन लागू वीपी सिंह ने किया, तो इसलिए इट इज प्री मंडल एंड पोस्ट मंडल इंडिया। और इस वजह से भारत की राजनीति का एक चेहरा बदल गया था, उसमें बिहार का भी चेहरा बदला क्योंकि लालू जी ने जमकर मंडल कमीशन का साथ दिया और उन्होंने सपोर्ट किया। इसके साथ ही 90 में एक और भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसके बाद मुसलमानों का वोट कांग्रेस से सक गया, वो था बाबरी मस्जिद को जिस प्रकार से कार सेवकों द्वारा गिरा दिया गया। तो ये इन बातों को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना होगा और अभी के वर्तमान में उन दृष्टिकोण और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति को इतना दूषित कर चुकी है और इतना अधिक वो काशीराम के ही फॉर्मूले को लेकर जाति जाति में खंडित करके, और उनका पहला प्रयास रहता है कि किस तरह से वोटों को छितराज दिया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि उसका जो एक मूल वोट है एक जगह रहेगा, लेकिन उसके विपक्ष का जो वोट अगर इकट्ठा हो जाएगा तो वो नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए वो छोटे बड़े ऐसे प्लेयर्स को पैसे देकर जिस तरह से होता है खड़े करते हैं, जाति देकर कभी ओएसी को बुलाते हैं, कभी पैसा देकर प्रशांत किशोर को खड़ा करते हैं। तो ये सब राजनीति चल रही है। इसको अगर नेतृत्व चाहे भारतीय जनता चाहे राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व हो या कांग्रेस का नेतृत्व हो, अगर नहीं समझ पाएंगे और अपनी रणनीति को उसी हिसाब से नहीं अगर बनाएंगे तो इस चुनाव में वो जीतने में सक्षम शायद नहीं हो पाए। यही मेरी समझ है। और मैं समझता हूँ जो प्रश्न पूछ रहे थे वो ए भी नहीं है। बीजेपी इज एनिमी नंबर 1 राइट नाउ ऑफ द डेमोक्रेसी, इस देश का जनतंत्र का, इस देश के सामाजिक न्याय का, इस देश के जनता का। और अगर हम लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाए तो पुनः भारत गुलाम होने की दिशा में कदम रख चुके हैं। जी, तो इसलिए तो चर्चा भी बन रही है ना, बनती है। हम बार बार इस चर्चा को लेकर आते भी हैं कि जब शत्रुओं की भी पहचान है, किससे लड़ना है ये भी लेकिन उसके बाद जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो स्ट्रेटेजी में जो है आप फिर वो कमजोर कड़ी
साबित होने की तरफ में है। और एक और टिप्पणी आई थी ड्राइंग मेमोयर की कि आज ही लगता है चुनाव हरवा देंगे, तो इतनी निराशाजनक बातें मत करिए, ठीक है, अगर ये व्यंग है तो भी। और ये है, आप पॉलिटिकल स्पेस की बात करते, पाई की बैक टू बैक 2 टिप्पणी आई थी कि उस स्पेस पे जाकर के लड़ना चाहिए, इसके पहले की भी एक, क्योंकि कोई भी लड़ाई अपनी जमीन पर नहीं विपक्ष की जमीन पर लड़ी जानी चाहिए, इसके पहले की भी एक इनकी टिप्पणी थी। ये मैं विनय चाह रही हूँ कि आप इस पर छोटी सी टिप्पणी करें, फिर कंक्लूडिंग टिप्पणी संजीव जी से ले लेंगे। पॉलिटिकल स्पेस की लड़ाई विपक्ष को बीजेपी के वोट बैंक पे करनी चाहिए, जिसकी बात हम लोग, मतलब हमारे बात का मूल तत्व ही मेरी आवाज आ रही है? हाँ, जो यहाँ पे कुछ दर्शक जो ये सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो जो पाई ने जो टिप्पणी की है एक वाक्य में, वही इसका मर्म है, ये मूल है। विनय जी आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात तो सही है कि जो उनकी टिप्पणी है कि कोई भी लड़ाई विपक्ष की जमीन पर, मतलब अपने विरोधी की जमीन पर, और यही वजह है कि देखिए कि अमेरिका का जो उदय जो हुआ विश्व शक्ति में, इसीलिए हुआ कि उसकी जमीन पे लड़ाई नहीं हो रही थी, लड़ाई जो हो रही थी यूरोप की जमीन पे हो रही थी, और इसीलिए यूरोप का। अभी नहीं आ रही आवाज, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही है विनय, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपने अनम्यूट करिए आप जी। संजीव जी आप ही फिर एक कंक्लूडिंग टिप्पणी जल्दी से, वैसे भी समय बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं देखिए मनोरमा, कई सारी टिप्पणियां, आज बहुत अच्छी टिप्पणियां की है हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट ने, आप सबका इसके लिए बहुत बहुत आभार भी है, और बहस को बढ़ाने वाली या वैल्यू ऐड करने वाली है। देखिए जो मनोरमा आपने कहा, ये जो टिप्पणी है पाई का, वही मूल मसला है। संजीव भाई, एक टिप्पणी कोई आ रहा है कि सूरज जी रूलिंग पार्टी के साथ रहते हैं, वो शायद वो कम जानकार वाले लोग हैं, मेरे बारे में नहीं जानते हैं कि जितना मुखर और सबसे बड़ी लड़ाई दिल्ली से लेकर मधेपुरा तक मैं लड़ रहा हूँ, शायद शरद जी भी उतना लड़ाई नहीं लड़े होंगे, क्योंकि शरद जी एक समय भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो इसलिए ये बेवजह का टिप्पणी बंद करें। ऑलवेज विथ रूलिंग पार्टी, पीपल लाइक सूरज मंडल इज ऑलवेज। इसके अलावा एक जगह आपको आरएसएस और के साथ का भी बता दिया गया है, इसके पहले भी, तो मैं भी कह दूं कि उनको पता है कि आरएसएस को चोट सबसे अधिक कौन पहुंचा रहा है। हाँ, अब तो मैं भी कह दूं कि पृष्ठभूमि बता दीजिए। मैं भी कह दूं कि सूरज जी जो है ना आरएसएस के हैं, वो लगता है आरजेडी समर्थक मित्र थे जिन्होंने ऐसा कहा कि आप कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के तरफ से एक साथ बैटिंग कर। चीजें बड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं और सबको देखने का नजरिया भी कॉम्प्लेक्स तरीके से ही रखना चाहिए। जो पाई ने कहा वही बेसिक बात है कि आपको, और ऐसा नहीं कि कांग्रेस के भीतर ये वॉइस नहीं है, ये वॉइस है। कांग्रेस में बीजेपी के जो जमीनी लोग हैं उनसे अल्लाह वो संपर्क में नहीं है, वो अलग तरीके का अपना एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज यदि वो होते तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड के मीटिंग में जाते। आज सब लोग, बिहार का सारे नेता पहुंचा, वो मिस कर गए। और जब पहुंचे तो ऐसा किस दुनिया में आप रहते हैं? 1.5 लाख रुपए आपको मिल रहे हैं। मैं फिर दोहरा दूं, किसी ने कहा कि आपके पास रिलायबल सोर्स नहीं है, रिलायबल सोर्स है, कांग्रेस का सोर्स है। तो उनके साथ लंबे दौर तक काम किया। अच्छा, थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, बैंगलोर में 1.5 लाख गरीब की श्रेणी में आता है। संजीव जी आप उनका सैलरी कम करवा दीजिएगा बोल के। पहले अखिलेश जी आपको ढूंढ रहे होंगे, अब विनय जी, एक कांग्रेसी नेता के बारे में मैंने पूछा कि उनको राज्यसभा क्यों भेजा गया। जमीन पे बहुत से मुस्लिम नेता हैं, बड़े नेता हैं जिनका प्रभाव है, तो कहा गया कि पार्टी उनको हर कार्यक्रम में 2-3 लाख रुपया ना दे, इसलिए भेजा गया ताकि वो आप जगह जगह जाकर अरविंद कौन है वो विश्वास उसकी तरह या कुछ करें। तो ये चीजें हैं। मैं कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा था कि जो प्रोग्राम है
वो निश्चित तौर पे संघर्ष का, बीजेपी का जो अति पिछड़ा और नीतीश कुमार का खास करके जो अति पिछड़ा चंक है उसके बीच काम करना चाहिए। दलितों के बीच में भी, जो खास करके चमार जाति ज्यादातर बीजेपी के साथ है, सॉरी कांग्रेस के साथ है बिहार में, और महागठबंधन के साथ है। कोई नई कथा नहीं है इसमें, लेकिन उनका आना एक अच्छा स्वागत है, ये एक अच्छा कदम है, बड़ा कदम है। राजेश राम जी को भी अब थोड़ा खुले मन से और कायदे से, जो सूरज जी कह रहे हैं, यदि उस तरीके से भी जो हम लोग सोच रहे हैं उस तरीके से भी सब मिलकर एक जैसा ही सोच रहे हैं, जो उन्होंने 90 के पीछे 3, 1 मिनट बिना सर कंप्लीट कर दूं, 90 के पीछे 3 ब्राह्मण और 2 राजपूत मुख्यमंत्री आपका वेलकम करेंगे, इसलिए 90 के पीछे मत जाइए। 90 के पीछे 89 का भागलपुर दंगा है, मत जाइए। और फिर यहाँ राजीव गांधी का एक स्टेटमेंट है, और वो सब सारी कथा है। फिर मत कहिए कि क्या हुआ था, कलेक्टर को कैसे नहीं हटाया गया, क्या क्या हुआ, कौन द्विवेदी जी थे, क्या बीजेपी का क्या खेल हुआ, कैसे वो सब कथा आपको सारे लोग जानते हैं, उधर मत जाइए। जिस चारा घोटाला के लिए आप लोग आज तक लालू यादव को वो कहते हैं, उसकी जड़ें हैं वहां पर। बिल्कुल, बिहार में तो मत जाइए, बिहार के बाहर जाना है तो जाना चाहिए। आपको बीपी मंडल जी को ले जाना चाहिए, आपको बीपी सिंह को भी लाना चाहिए। बीपी सिंह भी कांग्रेसी थे, सब कांग्रेस से ही आए थे, तो ये करना होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि संघर्ष को और एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म तैयारी करके यदि कांग्रेस करती तो बेहतर है। 2034 में यदि राहुल जी को पीएम बनाने के लिए 29 में कोई काम हो रहा है तो अच्छी बात, लेकिन थोड़ा पहले, उसके पहले उनको एक चुनाव जीतना पड़ेगा, बिहार में जीतना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर रणनीतिक रूप से ये मतलब कि आगे का प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो मतलब कि यही पर बात सुइया के अटक रही कि पहले से शुरू होना चाहिए था और ये फिर लगातार चलना चाहिए, लेकिन गठबंधन को पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए, और जो चुनौती है गठबंधन के मार्फत, क्योंकि इसके अलावा अभी और कोई जो है प्रभावी तरीका नहीं है एनडीए को चुनौती देने का। ये जो नैरेटिव है कि तेजस्वी यादव चेहरा नहीं होंगे और इंडिया गठबंधन, ऐसे ही तो आपने नीतीश जी को भगा दिया था। हाँ, और ऐसा आप करेंगे तो ये जो शक है कि आप जो कन्हैया को यहाँ लाए हैं, आप इन चेहरों को लड़वा रहे हैं। आप कन्हैया जी को हैंड बनाइए, तेजस्वी का हैंड बनाइए, दूसरे लोगों का हैंड बनाइए, ऐसी स्थितियां पैदा करिए। हेमंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। और पप्पू यादव का भी इस तरह से मतलब थोड़ा आक्रामक होकर के, जैसे जो इसकी जो वजह थी, मतलब कि थोड़ी दबी थी, लेकिन बिल्कुल आक्रामक होकर के, तो ये भी तो गठबंधन के लिए असहज स्थितियां उत्पन्न कर रहा है। मेरे हेमंत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोरमा उनका भी ले लीजिएगा। एक चीज जो टिप्पणी में आई थी, मैं उसी पर कह देना चाह रहा हूँ। किसी ने कहा था कि सामंतवादी यादवों के साथ ये दलित और खासकर रविदास बिरादरी के बारे में कि वो नहीं जानना चाहते हैं। तो ये सब जो ये इस तरह की जो बातें हो रही है, एक तो वो मैं समझता हूँ बीजेपी और बीएसपी का जो एक नैरेटिव है जो यूपी और बिहार में चलाया जा रहा है, और दूसरा ये कि जो लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो जातियों के बीच का जो अंतर संघर्ष है उसको आप कोई प्राइम कॉन्ट्राडिक्शन के रूप में नहीं देख सकते हैं। इस तरह का कॉन्ट्राडिक्शन जाति विभाजित समाज में सब जगह है, और सिर्फ यादवों के साथ ही क्या और दूसरी जातियों के साथ में है। लेकिन ये बहुत चालाकी से इस देश का मीडिया, इस देश का इंटेलिजेंसिया इसको यादवों को एक विलन के रूप में, जैसे मुसलमानों को एक विलन के रूप में स्थापित करने की कोशिश हो रही है, उसी तरह यादवों को उत्तर प्रदेश और बिहार में कि ये एक रिप्रेसिव कास्ट। तो अभी राणा साहब वाले बयान पे देखिए कैसे अखिलेश यादव के पीछे सब पड़ गया। इसकी कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि नहीं है, लेकिन ये इसको जानबूझ करके इस नैरेटिव को खड़ा किया जा रहा है, और उसमें बीएसपी की बड़ी भूमिका है। बीएसपी ने तो लगता है कि छोड़ दिया है अपने लोगों को ये काम करने के लिए, और बिहार में तो ये जिम्मेवारी बीजेपी को एक तरह से उनको ट्रांसफर कर दिया गया है कि आप हमारी पार्टी और हमारा एजेंडा दोनों चलाइए आप। जी विनय जल्दी से। देखिए हमारे सूरज जी आउटसाइड पैनलिस्ट के साथ एंगेज भी हो रहे हैं, अच्छी बात है। हाँ विनय, कंक्लूड किया जाए। विनय आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है विनय तक आवाज नहीं पहुंच रही है। अभी विनय कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन तो छोड़। विनय जी आपकी आवाज का क्या हुआ? डिस्कनेक्टेड।
चलिए डिस्कनेक्टेड विनय। ये तो वैसा हो गया जैसे हम नॉक नॉक कर रहे हैं या पोक कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज की चर्चा यहीं पर, बहुत ज्यादा मतलब 1 से क्या 1.5 घंटे तक हमने चर्चा की। और बात है, कई सारे आउटसाइड पैनलिस्ट जो यहाँ पर लिख भी रहे थे कि कांग्रेस के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित हमारी चर्चा, तो ऐसी बात नहीं है। जो मर्म था एक टिप्पणी के द्वारा भी आप ही आउटसाइड पैनलिस्ट ने इसके मर्म को समझा। बात यह है कि विपक्ष के पिच पर जाकर के अपनी स्ट्रेटेजी बनाना और वहां पर अपने अपने पॉलिटिकल स्पेस को जो है वहां से हासिल करना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है अभी के समय में कांग्रेस के लिए भी, और यही महागठबंधन की सेहत के लिए भी, जिसकी आज के समय में, तब जबकि भाजपा के वहां पर जेडीयू के स्पेस को भी खत्म करके उस पर कब्जा करने की जो है वो संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जो एक सेक्युलर और इस तरह का सोशल जस्टिस के उसका जो एक स्वाभाविक वो है राजनीति है, उसकी जगह उसकी स्पेस ऐसे ही बनेगी। इसकी ही बात हमने आज की। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। कल फिर हम मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते हैं।